बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। टुडे आवर टॉपिक इज ग्लाइकोलिसिस। सो व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस हमारे पास इज अ पाथवे जिसमें हमारे पास आपका जो सेल होता है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, टू प्रोड्यूस एनर्जी। और वो एनर्जी हमारे पास किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगी? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और इसमें हमारे पास जो इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस होंगे वो अदर पाथवेज, मेटाबॉलिक पाथवेज की तरफ हमारे पास मूव करेंगे, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस इज द हब ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मैकेनिज्म। इसको हब ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मैकेनिज्म इस वजह मेटाबॉलिज्म इस वजह से कहा जाता है कि आपके पास जितने भी अदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म जो है डिफरेंट पाथवे से होते हुए वो डायरेक्टली दोबारा से ग्लाइकोलिसिस में आ जाती है। मीन उनके एक दो स्टेप्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं और दोबारा से वो इंटर हो जाते हैं आपके ग्लाइकोलिटिक पाथवेज में। दैट इज व्हाई ग्लाइकोलिसिस इज टर्म्ड एज द हब ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब फॉर एग्जांपल इसमें हम बात करते हैं कि आपके पास किस तरह से हब है ये अपना मेटाबॉलिज्म का। होता है कि आपके पास ग्लूकोज जो है वो हमारे पास कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर कन्वर्ट होता है आपके पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब क्या है कि आपके पास अनदर जो है हमारे पास जो है मोनोसैकेराइड, दैट इज फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज क्या होगा कि अब अगर आपने डाइट में फ्रक्टोज लिया है तो उसकी सिंपल फास्फोराइलेशन होगी और वो ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट अगेन्स इंटर इनटू द पाथवे ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। तो हमारे पास दैट इज व्हाई आपका जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो हमारे पास हब ऑफ द ग्लूकोज, हब ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कहलाता है। सो पायरुवेट जो है हमारे पास जब भी यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज का जो हमारे पास ब्रेक डाउन होगा तो वो हमारे पास उसका एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है? पायरुवेट होता है। और हमारे पास दैट इज व्हाई पायरुवेट इज टर्म्ड एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद जो हमारे पास पायरुवेट जो है अगर हमारे पास मूव कर जाता है आपके पास, ट्रांसपोर्ट हो जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर के आपके पास अवेलेबिलिटी है ऑक्सीजन की, अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो आपका पायरुवेट जो है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मूव नहीं करता है, ठीक है। अब इसकी बेस पे हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है या अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, तो आपके पास दो तरह का ग्लाइकोलिसिस होता है। एक आपके पास कहलाता है जी एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, दूसरा आपके पास कहलाता है जी एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? दिस कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड देन एसिटाइल CoA। इसमें हमारे पास क्या होता है कि आपके पास जो है आपके पास जो सेल के अंदर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि आपके पास ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इनटू पायरुवेट। अब अगर क्या आपके पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो ये पायरुवेट आपके पास मूव कर जाता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मगर उससे पहले ये हमारे पास पायरुवेट जो है कन्वर्ट होगा जी आपके पास, पायरुवेट जो है जाएगा इनसाइड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया और वहां पे ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास एसिटाइल CoA, ठीक है। और फिर ये एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होने के बाद TCA साइकिल में जाएगा, दैट इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो हमारे पास ग्लूकोज को अगर की अवेलेबिलिटी होगी, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है ऑक्सीजन की, तो आपके पास ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, इट इज द एंड प्रोडक्ट। मगर उसके बाद ये हमारे पास पायरुवेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया में तब जाएगा जब आपके पास क्या है? ऑक्सीजन मौजूद है, और ये कन्वर्ट होगा आपके पास एसिटाइल CoA में। अब इस पूरे प्रोसेस में आपके पास क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन थी, और ये प्रोसेस तब होता है जिसमें हमारे पास आपका पायरुवेट जो है वो एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है, जो कि मेजर फ्यूल है TCA साइकिल का, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस टाइप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज टर्म्ड एज एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। आल्सो कॉल्ड एरोबिक ग्लाइकोलिसिस बिकॉज़ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू रीऑक्सीडाइज द NADH फॉर्म। अब ये हमारे पास इस वजह से भी एरोबिक ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है कि ये हमारे पास जो हमारे पास NADH बनेगा आपके पास ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, उसकी हमारे पास जो है रीऑक्सीडाइज करने के लिए आपके पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑक्सीजन होगी तो आपके पास NADH रीऑक्सीडाइज होगा। सो ओवरऑल आप कह सकते हो कि इस टाइप ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड एरोबिक ग्लाइकोलिसिस आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्लाइकोलिसिस होता है। सो दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ ग्लाइकोलिसिस टर्म्ड एज एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस इसके ऑपोजिट चलेगा। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस इज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टेट। इसमें होता ये है कि आपके पास उसी तरह से हमारे पास क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होगा आपके पास पायरुवेट के अंदर। ग्लूकोज आपके पास अगेन से क्या हुआ, पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। पायरुवेट जरूर बनेगा क्योंकि ये एंड प्रोडक्ट है आपका ग्लाइकोलिसिस का। मगर क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन नहीं होती तो ये पायरुवेट आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा सकता। तो ये पायरुवेट जो है हमारे पास, क्योंकि इस ग्लूकोज के प्रोसेस, ग्लूकोज से पायरुवेट बनने में आपके पास क्या है? NADH बन चुका होता है।
ठीक है, और आप NADH जो है आपके पास बहुत कम होते हैं सेल में, सो इसको रीऑक्सीडाइज करना पड़ता है। तो ये पायरुवेट जो है कन्वर्ट हो जाता है आपके पास लैक्टेट में, और लैक्टेट में जब ये कन्वर्ट होता है तो ये NADH दोबारा से रीऑक्सीडाइज होता है इनटू NAD, और वो दोबारा से फिर यूज हो सकता है आपके ग्लूकोज से पायरुवेट की कन्वर्जन के अंदर। तो अब क्या होगा कि इस पूरे प्रोसेस में क्योंकि आपकी ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हुई, आपकी ऑक्सीजन की जो है हमारे पास यूटिलाइजेशन नहीं हुई, ना ऑक्सीजन आपकी रिक्वायर्ड थी, सो दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज एनरोबिक ग्लाइकोलिसिस। और इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास अल्कोहल की सेंसेस होती है आपके पास यीस्ट में। तो यीस्ट अगर होगा तो वहां पे आपके पास लैक्टेट की सेंसेस नहीं होगी, वहां पे आपके पास किसकी सेंसेस होगी, आपके पास अल्कोहल की, दैट इज एथेनॉल, ठीक है। Now pyruvate is reduced to lactate as NADH is reoxidized to NAD positive। जो बात मैंने आपको अभी बताई कि आपके पास उसकी वजह क्या है कि पायरुवेट जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि आपने दोबारा से प्रोडक्शन करनी है आपके NAD की, क्योंकि NAD पॉजिटिव जो है आपके पास जो है वो बहुत कम होते हैं सेल के अंदर, तो और NAD ऑलरेडी कैप्चर्ड हुआ होता है, तो इस वजह से आपके पास उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस करने के लिए आपका पायरुवेट जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। होता है इस तरह से कि ग्लूकोज जो है, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, इसमें इससे हमारे पास किसकी सेंसेस होती है, पायरुवेट की सेंसेस होती है, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस में इनिशियली 2 ATP आपके यूटिलाइज होते हैं और फाइनली आपके पास 4 ATPs बनते हैं। तो हम देखते हैं कि ओवरऑल नेट गेन यहाँ पे क्या हुआ, 4 ATPs बने हैं और 2 हमने दिए थे, सो 4 - 2 = 2 ATP आपके पास नेट गेन होता है आपके ग्लाइकोलिसिस का। अब इस पूरे प्रोसेस में आपके पास एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं NAD। तो आपके पास 2 NAD भी यूज होते हैं, NAD पॉजिटिव 2 यूज होते हैं और 2 NADH पॉजिटिव प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद 2 ATPs। अब ये 2 NADH पॉजिटिव अगर के हमारे पास ये पायरुवेट जो है आपके पास इंटर हो चला गया आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो ड्यूरिंग द एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, तो वहां पे आप बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इसको रीऑक्सीडाइज करके NAD दोबारा से आपके साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। मगर अगर क्या आपके पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ये पायरुवेट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जा सकता। तो ये हमारे पास इनटू लैक्टिक एसिड जो है हमारे पास, या लैक्टेट आप कह सकते हो इसको, हमारे पास हिमोलिटिक फॉर्मेशन भी, होमोलिटिक फॉर्मेशन, लैक्टिक फॉर्मेशन भी बोलते हैं, फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। तो उसमें हमारे पास लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है और इसमें अगेन से NAD जो H बना था वो हमारे पास NADH में प्रोड्यूस हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन हो जाती है। मगर यीस्ट के केस में आपके पास लैक्टिक एसिड नहीं बनता, वहां पे आपके पास अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और सो दिस इज these are the two types of aerobic and anaerobic glycolysis। आपके पास एक चीज आपने याद रखनी है कि ग्लाइकोलिसिस जब भी होगा वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, और उसके बाद जो TCA साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जो इसके सबसिक्वेंट पाथवेज हैं, वो हमारे पास जो है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो हमने सिंपल याद रखना है जी, ग्लूकोज से पायरुवेट की कन्वर्जन हुई है, और अगर के पायरुवेट जो है अगर के आपके पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाएगा, और अगर के वो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट जाके एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुए, सो दिस टाइप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज टर्म्ड एज एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। और अगर के ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं थी और उसने लैक्टिक एसिड या फिर उसने अल्कोहल की प्रोडक्शन की है, सो दिस टाइप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज टर्म्ड एज एनरोबिक ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि इसमें आपकी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी या फिर यूटिलाइजेशन नहीं थी। अब रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास देयर आर 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस इन द ग्लाइकोलिसिस। पहले टोटल हमारे पास 5 रिएक्शंस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये 2 ATPs यहाँ पे यूटिलाइज हो रही हैं, तो आपके पास इन 5 रिएक्शंस में आपके पास यही 2 आपके ATPs यूटिलाइज होती हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। उसके बाद जो हमारे पास जो है उसको पे ऑफ फेज आता है, एनर्जी जनरेशन फेज। जितने बाकी रिएक्शन उनको हमारे पास एनर्जी जनरेशन फेज कहा जाता है। हम दोनों फेजेस को अलग अलग स्टडी करेंगे। तो हमारे पास उसमें हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, so that is why it is energy, first 5 reactions are energy investment phase and the later 5 reactions are termed as energy generation phase। तो हम देखेंगे ग्लूकोज जो है वो पहले 5 रिएक्शंस में उसमें एनर्जी यूटिलाइजेशन हुई है, सो दीज 5 रिएक्शंस आर एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, और उसके बाद आपके पास एनर्जी प्रोडक्शन हुई है, सो लेटर 5 रिएक्शंस आर टर्म्ड एज एनर्जी जनरेशन फेज। सो स्टार्टिंग विद द एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, आपके पास सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है, फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। आपके पास जो ग्लूकोज होता है जब वो सेल के अंदर आता है तो उसकी हमारे पास बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स
हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज आपके पास लिवर और किडनी में मौजूद होता है, अदर जितने सेल्स हैं आपके पास उनमें हेक्सोकाइनेज होता है। तो हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज की मदद से क्या करते हैं, बाय यूटिलाइजिंग वन एटीपी, इस एटीपी में से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या है, इसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, तो इसको कन्वर्ट किया जाता है एडीपी में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इससे एक फॉस्फेट जो है रिमूव करके आपके 6th कार्बन ऑफ द ग्लूकोज के साथ अटैच कर दिया जाता है। सो ग्लूकोज इज टर्न इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मीन इसके 6th कार्बन के ऊपर आपके पास फॉस्फेट अटैच्ड है, ठीक है। दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों है कि आपके पास जब ग्लूकोज जो है इनसाइड द सेल आया, तो हमने जो है एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपके जो ट्रांसपोर्ट की बात में हमने कहा था, ग्लू ट्रांसपोर्टर आपके पास दोबारा से फ्रॉम द सेल ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में भेज सकते हैं, तो आपका ग्लूकोज दोबारा से सेल से बाहर जा सकता है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आपका सेल क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्योंकि हमारे पास हाईली एक्टिवेटेड फॉर्म होती है, तो इस वजह से ये हमारे पास फ्रॉम द सेल जो है वो दोबारा से बाहर आपके सेल से बाहर नहीं जा सकता, और ये कमिट हो जाता है फॉर द फर्दर मेटाबॉलिज्म। सो फर्स्ट रिएक्शन आपके पास ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। सेकंड रिएक्शन में आइसोमराइजेशन होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और इसमें क्या होता है कि आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है आपके पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज। और ये रिएक्शन आपके पास जो है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और इसमें आपके पास ग्लूकोज जो है 6 फॉस्फेट आपके पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। मगर याद रखना है कि आपके पास जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इट इज एल्डोज, मीन इसमें एल्डो ग्रुप होता है आपके पास, जबकि हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है इट इज अ कीटोज शुगर, जबकि हमारे पास जो है इसमें क्योंकि आपके पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O दैट इज कीटो ग्रुप आपके पास मौजूद होता है। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज, और उसमें एटीपी की यूटिलाइजेशन हुई है। तो फर्स्ट एटीपी वहां पे यूज हुआ, हमने कहा था 2 एटीपीज आपके एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में यूज होंगे, फर्स्ट एटीपी वहां पे यूज हुआ है, और आपके पास सेंसेस होगी जी आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की। उसके बाद आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की आइसोमराइजेशन हुई है बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज, और आपके पास सेंसेस होगी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की। थर्ड स्टेप में आपके पास क्या होता है जी कि आपके पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है उसके साथ एक और एटीपी, दिस इज द सेकंड एटीपी, ये आता है और आपके पास जो है फॉस्फेट ग्रुप आपको देता है, और एंजाइम यहाँ पे आपके पास क्या है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, ठीक है। ये हमारे पास फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 क्या करता है, अनदर फॉस्फेट जो है आपके पास अटैच कर देता है विद द फ्रक्टोज एट द कार्बन नंबर 1। तो हमारे पास अब क्या होगी, दो पोजीशंस पे आपके पास फॉस्फेट लग गया, एक फर्स्ट कार्बन पे लग गया, एक 6th कार्बन पे लग गया। सो द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो आपके पास क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहीं से हम बात करते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 की, अगर हम बात करें इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल पॉइंट एंड रेट लिमिटिंग कमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा एटीपी है आपके सेल के अंदर, तो वो हमारे पास क्या करती है, इनहिबिट कर देती है आपके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को। तो आपके पास क्या होगा कि आपका यहाँ से फर्दर जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनना स्टॉप हो जाएगा। तो आपके पास दिस इज रेगुलेशन, कि आपके पास अगर सेल के अंदर ऑलरेडी आपके पास एटीपी बहुत ज्यादा है, तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट नहीं बनने देगा, एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, तो आपका ग्लाइकोलिसिस स्टॉप हो जाएगा। जबकि हमारे पास अगर कि आपके पास एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बता रहे जी कि आपके पास एनर्जी बहुत कम है, और फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बहुत ज्यादा हो, तो उस केस में भी ये दोनों आपके पास सिग्नल होते हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं आपके फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को, और वो फिर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। सो दिस रिएक्शन इज रेट लिमिटिंग रिएक्शन। रेट लिमिटिंग का मतलब ये है जी कि आपके सेल की नीड के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस होगा, अगर सेल के पास एटीपी है तो ये प्रोसेस रुक जाएगा, अगर एटीपी नहीं है तो ये प्रोसेस हमारे पास जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि अब हम देखें 3 स्टेप्स हो चुके हैं हमारे पास। फर्स्ट में आपके पास ग्लूकोज से हमारे पास क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना बाय द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज। अब तो उसके बाद आइसोमराइजेशन हुई फास्फोग्लूको आइसोमेरेज, तो हमारे पास उसमें हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया आपके पास आपके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो हमारे पास जो है एक और एटीपी आएगा, और उसने अपना फॉस्फेट दिया है, तो ये कन्वर्ट हो गया है, फॉस्फोराइलेशन हुई इसकी, और ये बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है ये 6 कार्बन कंपाउंड है अलॉन्ग विद 2 फॉस्फेट, मगर क्या होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने की वजह से ये हमारे पास क्या हो जाता है, क्लीव हो जाता है, और इसकी क्लीवेज कौन करता है, आपके पास एल्डोलेज एंजाइम करता है। तो एल्डोलेज एंजाइम क्या करता है, इसको क्लीव करता है इनटू 2-3 कार्बन कंपाउंड्स। ये देखिए ये 6 कार्बन कंपाउंड था, और ये 3 कार्बन कंपाउंड 2 बना दिए उसने।
अब ये दो जो 3 कार्बन कंपाउंड बनते हैं, एक होता है जी ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, अब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दो हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड्स बन चुके हैं फ्रॉम द क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ एल्डोलेज एंजाइम। अब जो हमारे पास जो है एल्डोलेज एंजाइम जो होता है, वो हमारे पास वहां पे हमारे पास जो उसने दो कंपाउंड्स की प्रोडक्शन की है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, वहां पे एक और एंजाइम आता है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। जहां पे भी आइसोमरेज आएगा उसने आइसोमर में कन्वर्ट करना है। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या है, ये दोनों आपस में आइसोमर हैं। तो ये क्या करता है, आपके पास जो डाइहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट मस्ट बी आइसोमराइज्ड टू ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो एक बना था, ये आइसोमराइज हो जाता है इनटू ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। और क्यों ये जरूरी है, क्योंकि आगे फर्दर जो मेटाबॉलिज्म होनी है वो आपके पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की होनी है। तो ओवरऑल आप देखें तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से दो कंपाउंड्स आपके पास बने, एक ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना और एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना। अब ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी कन्वर्ट हो गया ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो ओवरऑल आपके पास कितने ग्लाइसरल्डिहाइड प्रोड्यूस हो गए, दो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपके पास प्रोड्यूस हो गए, एक डायरेक्टली फ्रॉम द क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एंड द सेकंड वन इज फ्रॉम द आइसोमराइजेशन ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो आपके पास अब फर्दर आपके पास जितनी भी प्रोसेस होगा वो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज होती है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इसकी समरी देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट एटीपी यूटिलाइज हुआ है, इसने अपना एक जो है फॉस्फेट दिया और ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आपकी आइसोमराइजेशन हुई फास्फोग्लूको आइसोमरेज, जिसने हमारे पास इसको कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। देन सेकंड एटीपी की यूटिलाइजेशन हुई, दिस इज फर्स्ट एटीपी हमने यूज किया है, दिस इज सेकंड एटीपी। तो हमारे पास फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम ने इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। तो एल्डोलेज एंजाइम ने इसको क्लीव किया इनटू ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एंड ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज ने डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को अगेन से कन्वर्ट कर दिया ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो ओवरऑल आपके पास दो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अभी तक प्रोड्यूस हुए हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज जो है वो आपके पास कंप्लीट हो जाती है। सो एनर्जी जनरेशन फेज में आपके पास क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो हमारे पास बन चुके हैं, मगर वो कितने बने हैं, आपके पास दो बने हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। तो इन इस ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अब जो फॉस्फेट आया है ये एटीपी ने नहीं दिया, ये आपके पास इन द साइटोप्लाज्म मौजूद होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है, इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की एडिशन करवाता है, ठीक है, एट द कार्बन नंबर 1, और क्या करता है, आपके पास कार्बन नंबर 1 से एक हाइड्रोजन आपके पास, ठीक है, और दूसरा आपके पास हाइड्रोजन जो है रिलीज कर, दो हाइड्रोजन आपके पास रिलीज हो जाते हैं ओवरऑल। तो आपके पास जो NAD जो था उससे आपके पास NADH की फॉर्मेशन हो जाती है, किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, NADH की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब आपके पास क्या हुआ है, अब देखें यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो ये आ गया, अब ये दूसरा हाइड्रोजन कहाँ से आया, तो इसमें आपके पास क्या करता है, जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पास डोनेट करता है, किसको, आपके पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को। तो वो OH यहाँ पे आपके पास आता है, ऑक्सीजन इस तरफ डोनेट हो जाता है और दूसरा हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे NADH के साथ रिलीज हो जाता है। तो आपके पास अब देखें, आपके पास क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपके पास कन्वर्ट हो जाता है आपके पास किसमें, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, बिस मीन दो, तो आपके पास 1 आपको बता रहे हैं फर्स्ट कार्बन पे, 3 बता रहा है आपको थर्ड कार्बन पे बिस फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन होगी है। मगर एक चीज आपने याद रखनी है कि आपके पास दो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट थे, तो आपके पास कितने 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट प्रोड्यूस हुए, दो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट प्रोड्यूस हुए। तो जब दो आपके पास कन्वर्ट हुए तो ओवरऑल आपके पास NADH कितने प्रोड्यूस हुए, तो आपके पास इसी तरह से दो NADH प्लस H पॉजिटिव भी प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, एक जो है जब आपके पास फर्स्ट ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ तब एक NADH की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद आप बात करते हैं सेकंड ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारे पास कन्वर्ट हुआ इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, तो आपके पास सेकंड NADH की फॉर्मेशन होगी। सो ओवरऑल आपके पास दो, आपके पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन हुई है अलोंग विद 2 NADH प्लस H पॉजिटिव की। ठीक है,
नाउ आपके पास क्या होते हैं, उसके बाद 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है उसकी हमारे पास क्या है, उसने एटीपी की प्रोडक्शन करनी है, उसके साथ साथ हमने फॉस्फेट रिलीज करना है, तो हमारे पास फॉस्फोग्लिसरेट प्रोड्यूसिंग एटीपी। तो आपके पास क्या होता है, एंजाइम आता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो काइनेज क्या करता है, एक एडीपी आता है, ठीक है, एक एडीपी आता है और वो हमारे पास क्या करता है, हमारे पास कन्वर्ट करता है इसको 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब देखें यहाँ पे आपने चीज कंफ्यूज नहीं करनी, पीछे था ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और उसमें हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन था, सिर्फ हाइड्रोजन, मगर यहाँ पे ऑक्सीजन और फॉस्फेट है। मगर अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन रह गया, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। सो आज को ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ कंफ्यूज नहीं करना है आपने। तो अब क्या हुआ, ग्लाइसरल्डिहाइड 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, और यहाँ पे क्या हुआ, एक एडीपी आया और उससे हमारे पास किसी की जो फॉस्फेट रिलीज हुआ है वो उसने ले लिया, तो एक एटीपी की यहाँ पे प्रोडक्शन हुई है। तो अब यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपके पास 2 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट थे तो 2 आपके पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट की प्रोडक्शन हुई है। सो ओवरऑल एटीपी भी आपके पास 2 प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे। तो अभी तक 2 NADH की प्रोडक्शन होगी और 2 एटीपी की प्रोडक्शन होगी। देयर इज अनदर बाईपास मैकेनिज्म जिसमें आपके पास पहले म्यूटेज क्या है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करता है, और फिर फॉस्फेटेज जो है वो हमारे पास क्या करता है, हमारे पास यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट की प्रोडक्शन करता है अलॉन्ग विद द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो कि हमारे पास लेटर ऑन एटीपी इसको जो है हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन होती है, इससे एडीपी आता है और उससे फिर हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन हो जाती है। तो ओवरऑल आपके पास 2 फॉस्फोग्लिसरेट की प्रोडक्शन हुई है फ्रॉम द 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से, और 2 एटीपी की आपके पास प्रोडक्शन हो गया। स्टेप नंबर 8 में क्या होता है जी, सिंथेसिस ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट होती है। अब हमारे पास यहाँ पे आपके पास जो है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम आता है, आपके पास म्यूटेशन कर रहा है, चेंजेस ला रहा है, ठीक है, और वो क्या करता है, थर्ड पोजीशन से आपके पास फॉस्फेट उठा के सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट कर देता है। यहाँ पे सिर्फ यही प्रोसेस होता है इन द स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 9 में क्या हुआ है कि आपके पास जो है यहाँ पे वाटर का रिमूवल होता है बाय द इनोलेज एंजाइम, और 2 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोइनोल पायरोवेट में, ठीक है, फास्फोइनोल पायरोवेट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं। और फास्फोइनोल पायरोवेट क्या है जी, ये हमारे पास हाई एनर्जी इसके पास फॉस्फेट होता है। तो अगेन से हमारे पास अब 2 मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं 2 फास्फोइनोल पायरोवेट के, और हमारे पास विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरोवेट काइनेज हमारे पास क्या है, एक और एडीपी आता है और वो एटीपी में कन्वर्ट होता है और ये फॉस्फेट लेके वो निकल जाता है, और पीछे जो चीज हमारे पास बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, पायरोवेट। तो ओवरऑल आपके पास 2 पायरोवेट यहाँ पे बनते हैं और 2 एटीपी की यहाँ पे प्रोडक्शन होती है। तो अब हम देखते हैं एनर्जी पे ऑफ फेज में आपके पास स्टार्ट में जो है 2 NADH बने थे, फिर 2 ATP बने थे, और अभी 2 ATP बने हैं। 2 ATP जो है हमारे पास प्रीवियसली बने थे यहाँ पे, ये पॉइंट जो आपके पास है, और उसके बाद आप देखते हैं 2 ATP आपके पास यहाँ पे बने, तो ओवरऑल 4 ATP बने। तो हम देखते हैं हमारे पास ओवरऑल समरी क्या है। हमने कहा जी ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो था उससे हमारे पास जो है वो डायहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट भी है, इसमें कन्वर्ट हो गया, 2 ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। अब ये 2 ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारे पास हमारे पास 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में प्रोडक्शन हुई है, और सो ओवरऑल हमारे पास जो NADH बने हैं वो 2 बने हैं, ठीक है। अब सिंपल अगर यहाँ से भी हम कह सकते हैं ये डायहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट यहाँ से ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना रहा है, फिर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना रहा है, और यहाँ से हमारे पास इस तरफ से ये प्रोसेस भी जा सकता था, उस तरफ से, अगर उस तरह से हम इसको स्टडी करना चाहें। तो हमारे पास उसके बाद 2 ही हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट बने, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बने, 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट बने, और 2 हमारे पास पायरुवेट बने। तो हमारे पास 2-2 मॉलिक्यूल से हमारे पास देखते हैं, तो यहाँ पे जो एटीपी बने वो भी 2 बने, और फिर यहाँ पे जो एटीपी बने वो भी 2 बने, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल हम देखते हैं 2 + 2, तो ओवरऑल हमारे पास कितने एटीपी बने, 4 एटीपी बने, along with 2 NADH plus H positive, along with 2 NADH plus H positive इसकी हमारे पास प्रोडक्शन हुई है। सो एनर्जी यील्ड की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 molecules of ATPs are generated for the each molecule of glucose is converted to 2 molecules of lactate, so there is no net production of the consumption of NADH। यहाँ पे आपने याद रखना है वो क्या है, याद रखना है जी आपने, एक सेकंड इसको हम क्लियर कर देते हैं कि आपके पास दो एटीपी आपने यूटिलाइज क्यों है, आपने खुद इन्वेस्ट क्यों है, आपके पास प्रोडक्शन 4 एटीपीज की है, तो आपके पास नेट गेन कितना हुआ। तो हमारे पास नेट गेन ये होगा जी कि 4 एटीपीज आपके पास प्रोड्यूस हुए हैं, उसमें से आप अपने जो 2 एटीपीज आपने यूटिलाइज किए हुए हैं वो माइनस कर देंगे। सो ओवरऑल आपके पास कितने एनर्जी एटीपी बन गए, आपके पास 2 एटीपी बन गए, अलॉन्ग विद आपके पास 2 NADH+ H पॉजिटिव बने हैं,
ठीक है। अब ये जो दो NADH प्लस H पॉजिटिव की कहानी है वो ये है कि एक NADH प्लस H पॉजिटिव जो होता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 ATPs बनाने में इन्वॉल्व होता है। कितने एटीपी एक NADH बना के देता है? 3 ATP बना के देता है। तो अगर ये दो हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपके पास कितने हो गए? 6 ATPs आपके पास ही हो गए। तो समटाइम्स ये होता है कि आपके पास ओवरऑल जो हमारे पास प्रोडक्शन की बात की जाती है वो ये होती है कि आपके पास ग्लाइकोलिसिस से 8 ATPs बने। नहीं, 8 ATPs तब बनते हैं जब आपके पास, हमने क्या कहा था कि हमारे पास दो टाइप्स हैं ग्लाइकोलिसिस की। अगर आपके पास एरोबिक ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो आपके पास क्या होगा? तब 8 ATP बनेगी, वो भी तब बनेगी जब आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन होगा। ये NADH जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और वहां पे 6 ATPs बनाएगा। सो ओवरऑल जो आपके पास जो ATP प्रोडक्शन हुई है फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस वो 2 ही ATPs की होती है, वो इतनी ATPs की नहीं होती है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन, अगर हम एनरोबिक ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं तो ये NADH तो दोबारा से हमारे पास NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यूरिंग द एनरोबिक ग्लाइकोलिसिस। तो ओवरऑल हमारे पास 2 ATPs की प्रोडक्शन हुई है। सो हम अगर बात करते हैं दोबारा से एनर्जी प्रोडक्शन की, ठीक है, तो एनरोबिक ग्लाइकोलिसिस में आपके पास 2 ATP प्लस 2 NADH की प्रोडक्शन हुई है, जबकि एनरोबिक ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ आपके पास 2 ATPs जो है हमारे पास पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपकी प्रोडक्शन होती है, और जो 2 NADH बनते हैं वो दोबारा से हमारे पास रीऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सो 2 NADH मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। द ऑक्सीडेशन ऑफ मोस्ट ऑफ NADH बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो आपको मैंने बताया था, अप्रोक्सीमेटली 3 ATP फॉर ईच NADH वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो हमने जो एनर्जी याद रखनी है आपने कि एनर्जी प्रोडक्शन कितनी हुई आपके पास ग्लाइकोलिसिस से, तो वो मैं आपको अभी डिस्कस कर चुका हूँ। एक दफा दोबारा से हम इसको आपके पास साथ जो है डिस्कस करता हूँ कि अगर के आपके पास क्या है, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस है, तो आपने कभी ये नहीं कहना कि आपके पास डायरेक्टली 8 ATP बने हैं, ठीक है। आप उसको डायरेक्टली ये कहोगे कि आपके पास नेट गेन जो हुआ है 2 ATP प्लस 2 NADH हुआ है प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। और अगर के वो हम पूछा जाए कि आपके पास एनारोबिक हुआ है ग्लाइकोलिसिस, तो आपके पास जस्ट 2 ATPs की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम बात करते हैं समटाइम्स कुछ कहीं डिफरेंट टीचर्स होते हैं वो इस तरह से डिस्कस करते हैं जी कि 2 ATPs हुए। अगर हम बात करते हैं एरोबिक ग्लाइकोलिसिस टोटल ATPs कितने प्रोड्यूस किए हैं, तो प्लस अगर हम 6 ATP आपके पास जो है NADH के बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से प्रोड्यूस हुए तो ओवरऑल 8 ATPs बनते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ओवरऑल एरोबिक ग्लाइकोलिसिस का हमारे पास टोटल कितनी एटीपीज प्रोड्यूस होंगी, तो वो 8 एटीपीज इस तरह से बनाते हैं। मगर एक चीज आपने याद रखनी है कि आपके पास जो पायरुवेट है, ठीक है, वो आपके पास जो है मूव करता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म से किधर मूव कर रहा है, आपके पास आपके माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ मूव कर रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए आपके पास एक पायरुवेट मॉलिक्यूल को एक एटीपी की जरूरत होती है। तो 2 पायरुवेट हैं तो आपके पास 2 एटीपी यूटिलाइज यहाँ पे हो जाएंगे। तो 8 एटीपी में से 2 एटीपी अगर वहां पे माइनस होते हैं तो फिर भी आपके पास एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की जो नेट प्रोडक्शन होती है वो 6 एटीपी होती है, नॉट 8 एटीपी। सो ये चीजें आपने याद रखनी है। एनर्जी प्रोडक्शन जो है आपके पास आपको कंफर्म होनी चाहिए। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की ओवरऑल प्रोडक्शन, नेट प्रोडक्शन जो है आपके पास 2 एटीपीज प्लस 2 NADH प्लस H पॉजिटिव, और एनरोबिक ग्लाइकोलिसिस की 2 एटीपीज ही होती है। अगर हम बात करेंगे ओवरऑल एटीपीज कितने बनेंगे अगर कंप्लीट एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है, दैट विल बी 6 एटीपीज और 8 एटीपीज। तो हमारे पास यहाँ पे सम लिटरेचर में बताया जाता है कि समटाइम्स जो है एनर्जी यूटिलाइजेशन होती है और समटाइम्स जो है वो कहते हैं कि मूवमेंट में एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं होती। दैट इज एम्बिगुअस थिंग जो अभी तक क्लियर नहीं है। सो आप कह सकते हो जी 8 एटीपीज अगर के आपके पास ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ पायरुवेट जो है एटीपी यूटिलाइज नहीं हुए, तो 8 एटीपी अगर के एटीपी यूटिलाइज होते हैं देन देयर इज ओनली 6 एटीपीज। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस टॉपिक। अब होप सो कि आपने चीजें अंडरस्टैंड की होंगी। अब आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।